आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे स्टॉक्स उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातों को कवर करने हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अशोक लेलैंड के साथ। अशोक लेलैंड की अगर हम लोग बात करें, एक बहुत ही अच्छा खासा ऑर्डर इनको यहाँ पे मिल चुका है। नियर बाय अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 500 बसेस का ऑर्डर इनको यहाँ पे मिला है। किनके ओर से? श्रीलंका के ओर से। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, क्या नीचे ये न्यूज़ अवेलेबल है? तो येस, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है अशोक लेलैंड टू सप्लाई 500 बसेस टू द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। तो अच्छी बात है, अशोक लेलैंड को अलग अलग ऑर्डर्स आते रहते हैं। बांग्लादेश से भी ऑर्डर आता है, यूके से भी ऑर्डर आता है, तो ओवरऑल ऑर्डर आना इंपॉर्टेंट है। अशोक लेलैंड की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। हेवी व्हीकल्स में देखा गया तो अशोक लेलैंड बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप लॉन्ग टर्म के बारे में विचार कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा स्टील। टाटा स्टील की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि उन्होंने बताया कि Q2 तक जो परफॉर्मेंस चल रहा था, Q2 तक मतलब हम कह सकते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 23। इसलिए Q1 एंड Q2 की बात करें, बहुत ही स्ट्रगलिंग था, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि कमोडिटीज़ के दाम्स की भी अगर हम लोग बात करें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। बट अभी आने वाले समय में थोड़ा बहुत ओके परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि यूरोप की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे Q3 से रिलेटेड थोड़ा बहुत इशूज़ यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि टाटा स्टील का प्लांट हम लोग को यूरोप में भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों ITC के बारे में, पर टाटा स्टील से रिलेटेड जो लोग सवाल पूछते हैं कि सर क्या हम लोग इनमें इन्वेस्ट करें, देखिए मैं ऐसा तो सजेशन तो नहीं दे सकता, मतलब रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, बट इतना सजेशन तो कह सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे अच्छा कंपनी नहीं लगता है। अगर आप चेक करोगे इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो ये देखिए इजीली समझ में आता है कि ये ट्रेडिंग वाली कंपनी है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आपने, मतलब अगर आप नहीं जाओगे तो ठीक रहेगा। मैं तो पर्सनली इग्नोर करता हूँ, इतने सारे टाटा के अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, वहाँ पे चले जाना। यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे ट्रेडिंग के हिसाब से पैसा कमाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे वो इतना खास स्टॉक नहीं लगता है। ITC की बात करें तो ITC की भी खबर आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ITC टू एक्वायर योगा बार, हम लोग को ये जो कंपनी है उसको उन्होंने फिलहाल तो मतलब एक्विजिशन कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जिसका जो प्रेजेंस है वो हम लोग को जो न्यूट्रिशन हेल्थ फूड्स का जो स्पेस है वहाँ पे अभी ITC का हम लोग को और भी एक्सपेंशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी यहाँ पे खरीदी जा चुकी है। तो कितना खरीदा है? पूरा 100% स्टेक उन्होंने खरीदा है, पूरी कंपनी खरीदी है, आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। अभी ITC बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा पैसा भी है इनके पास, तो अच्छा खासा उन्हीं के डायरेक्शन में हम लोग को एक्विजिशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ये भी FMCG वाली कंपनी, वो भी FMCG वाली कंपनी है। ये एक अच्छी बात है, चाहो तो आप इसको भी नोट करके रख सकते हो। देन बात करेंगे अदानी पावर से रिलेटेड, बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, सर अदानी पावर में क्या करें? देखिए अदानी के स्टॉक्स जितने भी है ना दोस्तों, उनमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल जाते हैं। हालांकि अदानी पावर की बात करें, इसका भी पी बहुत हायर लेवल पे चल रहा था, बट अभी आप देख सकते हैं इसका पी कैसे कूल ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि बीच में कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, बहुत बड़ा। मैंने खुद वीडियो भी बनाया था, अगर आप चाहो तो अदानी पावर SMKC करके रिजल्ट्स अगर आप चेक करोगे तो आपको शायद से वीडियो मिल सकता है। मैसिव रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था, इतना रेवेन्यू की इतना बड़ा प्रॉफिट था कि आप सोच नहीं सकते। और उसके बाद जो अदानी का आपको पता ही है कि रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका जो EPS रहता है वो बढ़ेगा, एंड जैसे ही सारी चीज़ें बढ़ती है तो आपका पी रेशो कूल ऑफ हो जाता है। तो इसी के चलते अदानी पावर अभी हम लोग को शांत होते हुए देखने को मिला है। कंपनी खराब है क्या? तो कंपनी खराब नहीं है, मैं बहुत बार आपको बता चुका, अदानी का जमाना चल रहा है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि रोज पैसा नोट छापकर आपको दे करके, अगर है आपके पास, मैं अगर आपकी जगह पे होता मैं लॉस बीस में तो इस कंपनी को बिल्कुल भी नहीं निकालता। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों इन्फोसिस में आप लोगों को पता ही है, ऑलरेडी हम लोग को बायबैक अनाउंस होते हुए देखने को मिला है। हालांकि जो बायबैक है वो टेंडर रूट से होते हुए देखने को नहीं मिला था, हम लोग को ओपन रूट से देखने को यहाँ पे मिला था। इन्फोसिस की अगर हम लोग बात करें तो हाल ही के दिन, आज ही मतलब अगर हम लोग बात करें तो एक डेटा सामने आ चुका है कि इन्फोसिस ने कितने, लगभग 17 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स उन्होंने यहाँ पे खरीदे हैं। एट व्हाट प्राइस? 1548.04। ये अमाउंट भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। जो ओपन रूट वाला जो बायबैक रहता है, राइट, जब भी कंपनी को लगता है कि खरीदना चाहिए तो एक लिमिट सेट की होती है, तो उसके हिसाब से उनका बायबैक यहाँ पे चलता रहता है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों को जस्ट पता होनी चाहिए, जो कि फिलहाल के प्राइसिंग के आसपास ही इन्फोसिस ने अपने शेयर को यहाँ पे बायबैक किया है, तो ये एक फैक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर, जिसके चलते बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका था, बट ठीक है, हर कोई मेरा चैनल देखता नहीं है, तो जिन्होंने नहीं देखा होगा वो परेशान होते होंगे। स्टॉक सर 50% क्रैश हो गया करके, तो ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका था ये स्टॉक आपको 18 तारीख के दिन क्रैश होते हुए देखने को मिल जाएगा। वैसे एक्चुअल में क्रैश नहीं हुआ है, जिस कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी। यस, 18 तारीख की अगर मैं बात करूं तो आप चेक कर सकते हैं कंपनी ने क्या किया है, 1:1 का बोनस अनाउंस किया था, उसका एक्स डेट। तो आप जब भी इस प्रकार का, अगर आपको कभी भी 50%, 60%, 70% इससे गिरावट देखने को मिल जाती है, एक बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके कॉर्पोरेट एक्शन इस सेगमेंट को चेक करने का। एंड जिस दिन मतलब आज आप डर रहे थे ना, कौन सी तारीख है? 18 तारीख है ना, ये देखिए 18 तारीख पे क्या लिखा हुआ है, कोई ना कोई पर्पस लिखा होगा, तो यहाँ पे बताया कि कंपनी ने बोनस दिया 1:1। नो डाउट दोस्तों, जो लोग बिगनर है उनके लिए इतना थोड़ा डिटेल में बताना पड़ता है, तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, पैनिक वाला यही रहेगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर ये KPI ग्रीन एनर्जी कंपनी है, तो डेफिनेटली वो पोर्टफोलियो में भी शेयर्स, बोनस वाले शेयर्स आने के लिए टाइम लगता है। आई नो आपका नेक्स्ट सवाल यही रहेगा, सर कितना टाइम? बिलीव मी दोस्तों, अभी तक ऐसा सेबी ने कोई गाइडलाइंस निकाला ही नहीं
नहीं है कि कितने दिन के अंदर आपको शेयर्स मिलने चाहिए करके, जो कि मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल दूँ। जैसे आप कोई शेयर खरीदते हो ना कि T+2 में आ जाता है, T+1 में आ जाता है, ऐसे रहते हैं ना। अभी T+1 के ऊपर काम चल रहा है। सो ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं है कि T+ या फिर कितना दिन लगेगा, 15 दिन, 16 दिन। तो रफली अगर मैं ऑब्जर्वेशन रख दूँ तो देखा जाता है 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको बोनस की जो शेयर्स है वो अकाउंट में क्रेडिट यहाँ पे हो जाते हैं। बट अगेन कहना चाहूंगा, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। सेबी इसके ऊपर काम कर रहा है। बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, देख लेते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक आया नहीं है। सो केपीआई ग्रीन एनर्जी फैंटास्टिक कंपनी, बहुत ही जबरदस्त कंपनी। हाँ, बट इसमें रिस्क जो है वो बहुत ही अल्टीमेट है। केवल इनका एक ही प्लांट है जो गुजरात में देखने को मिलता है। वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कंपनी ऑलमोस्ट खत्म, ऐसा ही आप पकड़ कर चल सकते हो। तो कंपनी बुरी नहीं, कंपनी अच्छी, कंपनी को मल्टीपल ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। हाल ही 6 मेगावाट से भी ज़्यादा का जो सोलर पावर से रिलेटेड बिक्री का ऑर्डर भी है वो भी केपीआई ग्रीन एनर्जी को यहाँ पे मिला था। तो आज की गिरावट के चलते कोई डरने की जरूरत नहीं, वो कॉर्पोरेट एक्शन था जो कि आप लोगों को अभी पता चल चुका है। देन दोस्तों बात करेंगे जेट एयरवेज। यस दोस्तों, कंपनी की हालत खराब ही देखने को मिल रही। पता नहीं चलेगा दोस्तों ये कंपनी कब यहाँ पे रहेगी या नहीं रहेगी, इतनी खराब हालत यहाँ पे चल रही है। वैसे तो स्टॉक भी अगर देखा गया तो लगातार नीचे ही देखने को मिला था। शुरुआत इसकी हुई थी जब मतलब बहुत समय पहले, तभी मैंने वीडियो भी बनाया था। देखा गया तो 2018-19 के आसपास की बात होगी कि इन्होंने सबसे पहले शुरुआत हुई थी कि इन्होंने अपने पायलट, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट कौन सा होता है एयरक्राफ्ट के लिए, एयरक्राफ्ट मतलब एक एविएशन सेक्टर के लिए सबसे असेट होते हैं उनके पायलट्स। यस, अगर पायलट ही नहीं होंगे तो मतलब हवाई जहाज खरीद कर करोगे क्या आप? तो उनकी सैलरी उन्होंने रोक दी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक इंडिकेशन मिला था, मैंने वीडियो भी बनाया है कि कौन सी कंपनी डूबेगी। उसमें से एक की इंडिकेशन है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी ना देना, कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही बुरे दौर से जाने वाली है। कुछ कंपनियां कमबैक कर लेते हैं बट उसका रेशो बहुत कम होता है। एंड आज आप देख सकते हैं जेट एयरवेज उसी के चलते 93% यहाँ पे क्रैश होते हुए देखने को मिला है। सो जेट एयरवेज की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन की जो खबर है वो उसी राह के ऊपर चलते हुए देखने को मिले कि 4 जेट एयरवेज के जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे हम लोग को अटैच करते हुए देखने को मिल रहा है। किस चीज़ के लिए? कि उन्होंने पेमेंट ही नहीं किया है। किसका? एम्प्लॉइज़ का, ग्रेचुइटी का। सो ये अभी अगर हम लोग बात करें आने वाले समय में ऐसी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इससे रिलेटेड बातें बता के रखी थी कि कोई भी कंपनी अगर इस प्रकार की खराब हो जाती है ना, मतलब एक ज़माने में कंपनी आप देख सकते हैं 1200 का स्टॉक था, आज कितने पे चल रहा है? 60-70 पे चल रहा है। सो इतनी खराब कंपनी जो 90% यहाँ पे उससे भी ज़्यादा गिरी है। तो ऐसे कंपनी में इसी प्रकार की खबर आते हैं, राइट। डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव खबर आएगी करके एक्विजिशन होगा, कंपनी प्लांट मतलब कोई एक्सपांशन कर रही है, कैपेक्स कर रही है, बिल्कुल नहीं। ये तो सर्वाइवल के लिए फाइट इनका चल रहा है। सो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, तो बस इसको स्टडी पर्पस के लिए फोकस में यहाँ पे रखना है। जेट एयरवेज की उड़ान तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल अभी तक यहाँ पे लग रही है, जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही है उस हिसाब से। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे पेटीएम से रिलेटेड 2 दिग्गज खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। उसमें से खबर नंबर 1 है, आप सभी लोगों को बताइए, पेटीएम के जो आप बोल सकते हैं जो हेड है विजय शेखर शर्मा जी की अगर मैं बात करूँ तो उनको पूछा गया, ऑब्वियसली अलीबाबा बहुत बड़ा नाम था, वो अभी हम लोग को 1 करोड़ 92 लाख शेयर्स उन्होंने बेच दिए। तो ये सवाल उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कभी भी स्ट्रैटेजिक मतलब शेयर होल्डर पेटीएम के नहीं रहे। ये स्ट्रैटेजिक शेयर होल्डर क्या रहता है, ये टर्म मैंने आप लोगों को सिखाया था, जो कि कौन से बेस्ट एग्जांपल में रहता था, कब मैंने सिखाया था? यस, जियो के वक्त सिखाया था कि जियो के इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बेचा जा रहा था, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो फेसबुक एंटर कर रहा था, गूगल एंटर कर रहा था, तो कुछ इन्वेस्टर के सामने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर लिखा गया था। सो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर मतलब ऐसे इन्वेस्टर जो कि उस बिजनेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अभी कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो आप ही पकड़ लेना या फिर मैं पकड़ लेना, अगर मैं कोई स्टॉक खरीदता हूँ, मान लीजिए पेटीएम ही खरीद लिया, क्या मैं स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर बना? नहीं, मैंने तो बस इन्वेस्ट किया, कल स्टॉक भाग गया तो पैसा बन गया, उसके बाद टाटा बाय बाय, प्रॉफिट लेकर निकल गए। सो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर वो होते हैं जो पैसा कमाने के लिए भी आते हैं, कंपनी में टेक्निकली काम भी करते हैं, डिसीजंस भी लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे शेखर मतलब शर्मा जी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि विजय शर्मा जी की कि ये उनका कोई स्ट्रैटेजिक शेयर होल्डर नहीं था, तो इसके जाने से कोई हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा करके। देन अगर हम लोग बात करें पेटीएम से रिलेटेड एक शॉकिंग न्यूज देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, ये टारगेट मैं नहीं दे रहा हूँ, 1120 रुपए का टारगेट। ये किसने दिया है? गोल्डमैन सैच ने इस टारगेट यहाँ पे दिया है। तो क्या ये टारगेट को हम लोग फॉलो करें? बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, कोई कुछ भी टारगेट दे, चाहे वो 1120 दे या फिर 120 भी दे, उससे हमें कोई लेना देना है। हमें हमारा दिमाग इस्तेमाल करना है। पेटीएम की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही खराब स्थिति से कंपनी गुजरते हुए देखने को मिल रही है। कोई सिंगल एक ऐसा रीजन देखने को नहीं मिल रहा है जिसके चलते कंपनी कमबैक करे करके। थोड़ा बहुत यहाँ पे कभी कभी स्टॉक ऊपर आता रहता है, बट मैक्सिमम अगर हम लोग देखें तो गिरावट ही देखने को मिल जाती है। एंड ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो कितना है? लगभग 65 से 70% ये स्टॉक क्रैश है अपने टॉप लेवल से। सो जब तक कंपनी ब्रेक इवन के करीब यहाँ पे नहीं पहुंचती है या फिर अपने लॉस को सिग्निफिकेंटली थोड़ा थोड़ा कम अगर नहीं करती है, तब तक इस कंपनी के बारे में अगर एज अ इन्वेस्टमेंट सोचना बहुत ही ज़्यादा रिस्की ये पैटर्न लगता है, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर भी अगर देखा गया तो बहुत सारे देखने को मिले। एंड खास करके जिस सेक्टर में पेटीएम बड़ा होने का बात कर रहा था, प्लानिंग लेकर चल रहा था, उसमें अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी एंटर कर रहा है। तो डेफिनेटली बहुत ही मुश्किल पेटीएम के लिए रहने वाले, इतना ईजी नहीं रहने वाला है चीज़ों को